भाइयों, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग सब? जैसा कि आपको मालूम है कि कल इंडिया अंडर 19 मैच, वर्ल्ड कप मैच हार चुका है। ऑस्ट्रेलिया से उन्हें काफ़ी करारी शिकस्त हुई। उसका सदमा तो बहुत हुआ हम भारतीयों को। लेकिन बॉयज़ जो हैं वो अच्छा खेले, और उसी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे विकल भाई के साथ। उसके अलावा तीसरा टेस्ट जो राजकोट में खेला जाएगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में, उसमें भी कुछ चेंजेस सुनाई दे रहे हैं, और कुछ सुनाई में आ रहा है, तो वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विकल भाई के साथ। तो यही सब मुद्दों पे बात बात आगे बढ़ाते हैं, और बिना टाइम वेस्ट किए विकल भाई से पूछते हैं, जानते हैं कि कल का मैच उनके लिए कैसा रहा और क्या लगा उनको कल का मैच देख के। तो नमस्ते विकल भाई। नमस्ते, सत श्री अकाल। हेलो एंड वेलकम ऑल द व्यूअर्स। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप वर्ल्ड चैंपियनशिप वर्ल्ड चैंपियन होना डिजर्व करता था। आई थिंक दे वर ए बेटर टीम ऑन द डे। और इंडियन टीम की डिसअपॉइंटमेंट परफॉर्मेंस थी ऑन द डे। उनकी तरफ से कुछ बैट्समैनों ने अच्छी बैटिंग करी और कुछ बॉलर ने अच्छी बैटिंग की, खास तौर से हरजात सिंह ने। उसने स्पिनर को अच्छा टेकल किया और डोमिनेट करके बैटिंग करी। और और स्पिनर को डोमिनेट नहीं होना चाहिए। इंडियन की स्ट्रेंथ स्पिनर थी, उन्होंने चौके भी मारे, छक्के भी मारे। और एक पेसर फ्रेंडली पिच थी, जिससे हमारे बैट्स और उनके ऑस्ट्रेलिया के बॉलर ने अच्छी लाइन लेंथ पे हमारे बैट्समैनों को टेस्ट किया। और इंडियन टीम परफॉर्मेंस अच्छा नहीं गई। अवनीश भाई, आपका क्या टेक है? विकल भाई, मेरा भी यही टेक है कि कल इंडिया थोड़ा बीच के ओवर्स में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ज़्यादा रन्स दे गया। और उसके बाद जो उन्होंने स्टार्टिंग में विकेट्स लिए थे, जो स्टार्टिंग में उन्होंने एक 3 विकेट लेके जो एक ऑस्ट्रेलिया पे जो प्रेशर बनाया था, वो कहीं ना कहीं उन्होंने धीरे धीरे वो प्रेशर को रिलीज कर दिया। और जैसा कि आपने भी बताया कि हरजत सिंह ने बहुत ही अच्छी शानदार पारी खेली 55 रनों की। आई थिंक उनकी पारी एक ऐसी पारी थी जिन्होंने उनकी इनिंग्स को एलिवेट किया, और काफ़ी कारगर रही उनकी पारी ऑस्ट्रेलिया के स्कोर 255 तक ले जाने के लिए। उसके अलावा ओलिवर पीक जो हैं, ह्यूग बैकबेन है जो, उन्होंने भी अच्छी बैटिंग की, और उन्होंने भी 46-48 का स्कोर बनाया, जो कि एक अच्छा स्कोर होता है किसी भी फाइनल मैच में, और अपनी टीम को 255 के टारगेट तक पहुंचाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि 253 जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे, वो बहुत ही अच्छा टारगेट था फाइनल में। और फाइनल में एक पहली बैटिंग करके एक 250 का टारगेट देना एक बहुत ही अच्छा टारगेट माना जाता है, क्योंकि जो सामने वाली टीम होती है वो अंडर प्रेशर आ जाती है एक टारगेट देख के। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने मिडिल ऑर्डर ने खासकर काफ़ी अच्छी बैटिंग की। इंडिया की तरफ से राज लिम्बानी ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी, और उन्होंने 3 विकेट लिए। लेकिन कहीं ना कहीं बाकी बॉलर जो थे हमारे, जैसे कि नमन तिवारी थे, नमन तिवारी ने बॉलिंग अच्छी की, लेकिन इकनॉमी ज़्यादा थी उनकी, इकनॉमी 7 के करीब थी। तो वो एक फैक्टर था जहाँ पे हम रन को रोक सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं बैड डे था ऑफिस में, और कहीं ना कहीं हार लिखी हुई थी ऑस्ट्रेलिया से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया वापस से एक बार वर्ल्ड चैंपियन बना। और मुझे मुझे लगता है कि टॉस वाइटर रोल प्ले कर गया गेम में। और उनके कैप्टन में सेमीफाइनल और फाइनल दोनों मैचों में रन बनाए। और भाई, हमारे बैट्समैन में कुलकर्णी को अच्छी बॉल पड़ी, उसने एज में स्लिप में दे दिया विकेट। और मुशीर खान को अनइवन बाउंस ने विकेट ले गया। और हम्म, उसके बाद उदय और सचिन सचिन दास, उनकी फॉर्म लगी हुई थी पर उन्होंने डोमिनेट नहीं किया। वो ज्यादा ही डिफेंसिव हो गए और लकीर का फकीर हो गए। कोई कप्तान ने कोई चेंज ही नहीं मारा। कुछ बिल्कुल सही बात कुछ कह रहे हैं aggressive आप। करता, कुछ एग्रेशन करते, कुछ लाइनअप में चेंज करते। ओनली सेम थिंग, वही डिफेंसिव डिफेंसिव माइंडसेट। और एक बार बॉलर सेट हो गए तो उन्होंने अच्छी लाइन लाइन पे टेस्ट किया इंडियन बैट्समैन को और अपना विकेट देते गए। आपका क्या टेक है? आपने बिल्कुल सही बात की कि इंडियन बैट्समैन अपने ही शेल में चले गए, और काफ़ी उन्होंने बॉलें वेस्ट करी, काफ़ी बॉलें खेली। अगर आप स्ट्राइक रेट देखें तो काफ़ी बैट्समैन की स्ट्राइक रेट 50 से 60 के बीच में ही है।
अगर आप देखें तो एक और आदर्श सिंह ने और जो 47। उदय उदय इंडियन कैप्टन उदय और सचिन अच्छी फॉर्म में थे, रन बनाते हुए आ रहे थे, तो डोमिनेट करना चाहिए था उन्हें। उनको ऑस्ट्रेलिया पे अटैक करना चाहिए था और डोमिनेट करना चाहिए था कि आप आपकी फॉर्म लगी हुई है और आप डिफेंसिव खेल रहे हो, तो मुझे तो ये माइंडसेट ही गलत लगा। स्पेशली उदय सहारण, जिन्होंने 44 की स्ट्राइक रेट से 8 रन बनाए। और उसके अलावा भी जितने बैट्समैन थे, चाहे अरशिन कुलकर्णी हो जाए, चाहे मुशीर खान हो जाए, चाहे आप प्रियांशु को ले लीजिए, उनकी स्ट्राइक रेट ही 40-50 के बीच में घूम रही थी। तो कहीं ना कहीं वो जो दबाव, जो प्रेशर उन्होंने लिया था, उसको वो रिलीज नहीं कर पाया। और हमारे इंडिया की तरफ से आदर्श ने बहुत अच्छी बैटिंग की, जिन्होंने 47 रन बनाए। उसके अलावा नीचे जो मुरुगन अभिषेक हैं, उन्होंने नीचे आके 42 रन की पारी खेली, जो कि एक अच्छी पारी खेली। उसके अलावा इंडिया का कोई भी बैट्समैन नहीं है जो अच्छा खेल पाया या अच्छी स्ट्राइक रेट से खेल पाया या विकेट पे खड़ा रहा। क्योंकि अगर आप देखें तो ओपनिंग से लेके मिडिल ऑर्डर तक लास्ट 2-3 मैचेस में अगर देखा जाए तो हमारा कोई भी ऑस्ट्रेलिया बैट्समैन का परफॉर्म नहीं है। डोमिनेंस तो जब ही देख सकते हैं कि टॉप 7 में से 5 में डबल डिजिट में ही नहीं गए, तो फिर कैसे जीतेंगे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। उसके अलावा और जो हाँ बोल। इंडियन टीम ने जो बॉलिंग की है, वो भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है कि आप जब 3 विकेट्स ले पा रहे हैं अर्ली, तो आप इतने रनों पे जा ही क्यों रहे हैं। लाइक आपने इतने विकेट्स जब जल्दी ले लिए हों, आपने टॉप 3 बैट्समैन आउट कर दिए हों, उसके बाद 250 रन तक ले जाना, इट्स नॉट ए गुड थिंग। आई सपोज कि ये आपको बॉलिंग अच्छी करनी चाहिए थी और बीच बीच में बॉलिंग चेंजेस करने चाहिए थे अच्छे, और एक अच्छा। मेरा को तो लगता है टर्निंग पॉइंट रह गया जब 180 पे 6 हो गए थे, उसके बाद अब इनको 210 पे ऑल आउट कर देना चाहिए था। हाँ, लास्ट के उसके बाद साठ नीचे 70 रन बेवजह फालतू में इंडियन टीम ने दिए, नो डाउट, आप सही बात कह रहे हैं। उसके अलावा इंडिया और इंग्लैंड की जो टेस्ट मैच की खबर आ रही है, उसमें ये पता चला है कि जैक लीच जो इंग्लैंड के स्पिन बॉलर हैं, वो पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। जैसा कि आपने सुना ही होगा, आप जानते ही होंगे। उसके अलावा आज इंडियन टीम राजकोट पहुंच चुकी है सुबह सुबह, और इंग्लैंड टीम भी रात के शाम में, शाम या रात में राजकोट पहुंचने वाली है। तो हो सकता है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो उनकी, और कल दोनों टेमें प्रैक्टिस करें। हो सकता है इंडियन टीम मॉर्निंग में प्रैक्टिस करे और इंग्लैंड टीम बाद में दिन में या शाम में प्रैक्टिस करें। तो इसमें आपका क्या टेक है, और क्या लगता है आपको कि इस बार किस कीपर को खिलाएंगे, ध्रुव जुरैल को या केएस भरत को? आपके पास अगर कोई न्यूज़ हो तो। तुमने कहने सुनने में तो आ रहा है रिपोर्ट के जरिए कि ध्रुव जुरैल को डेब्यू करवा सकते हैं, पर मुझे कम चांसेस लगते हैं, क्योंकि प्रेशर वाले गेम में मुझे नहीं लगता कि वो उसको नए यंगस्टर को चांस देंगे। और अगर आप सोर्सेस की माने, और सोर्सेस ने जो पोस्ट किए हैं उस हिसाब से, ध्रुव जुरैल का कल डेब्यूट होने वाला, मतलब नेक्स्ट टेस्ट मैच में डेब्यू होने वाला है। और शायद केएस भरत को टीम से बाहर बैठना पड़ सकता है। नहीं, तो लास्ट वीडियो में तो मैंने कहा ही था कि राहुल द्रविड़ केएस भरत की परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, पर इनका बीसीसीआई का ही झगड़ा ऐसा चल रहा है कि ईशान किशन भी डोमेस्टिक नहीं खेल रहा, और जो संजू है उसको भी बोला है कि डोमेस्टिक खेलो और टेस्ट टीम में आओ, पर सब आईपीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हाँ, ये खबर मेरे पास भी आई है कि बीसीसीआई कुछ सीनियर खिलाड़ियों से खुश नहीं है, और वो चाहते हैं कि वो डोमेस्टिक खेलें, वो सिर्फ प्रैक्टिस ना करें, डोमेस्टिक स्किप ना करें, और वो डोमेस्टिक में जाके पूरी क्रिकेट खेलें, पूरा फर्स्ट क्लास खेलें, रणजी ट्रॉफी खेलें। क्योंकि जब वो इंटरनेशनल टीम में हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो वो इंटरनेशनल जो भी मैचेस हैं उसके लिए वो वैसे भी खेलेंगे और डोमेस्टिक के लिए अनअवेलेबल रहेंगे। लेकिन अगर वो नहीं खेल रहे हैं तो बीसीसीआई चाहती है कि वो प्लेयर डोमेस्टिक जाके खेलें और अपना टाइम डोमेस्टिक को दें। और मैंने तो ये भी सुना है कि डोमेस्टिक पर्सनली आगे चल के उन प्लेयरों को कांटेक्ट भी करने वाली है कि, और बताने वाली है कि आप जाके डोमेस्टिक खेलें। तो ये भी एक न्यूज़ है। उसके अलावा मैं, मैंने आपको, मैंने तो सुना बीसीसीआई रूल भी ला रही है कि अपने स्टेट के लिए कंपलसरी खेलना होगा ये बहुत ही डोमेस्टिक। अच्छा डिसीजन रहेगा अगर बीसीसीआई ये इम्प्लीमेंट करे तो। हाँ, उसके अलावा, और सुनने में आया है कि राजकोट का टर्निंग ट्रैक है हाँ, मैं पिच के पिच। बारे में ही जानना चाह रहा था आपसे कि आपको क्या लगता है कि कैसा पिच रहेगा, क्योंकि कल कल सुबह जाके प्लेयरों को पिच का मुआयना कराएंगे, तो अभी तक कोई किसी ने पिच नहीं देखा है, तो आपको क्या लगता है वहां कि। पर रिपोर्ट के हिसाब से तो टर्निंग ट्रैक बताया गया है।
वहां अच्छा। पे। और मुझे भी लग रहा है कि टर्निंग ट्राई की है। नहीं, अगर देखा पर जाए तो राजकोट का पिच ऐसा पिच है जो फास्ट बॉलर को भी मदद करता है और स्पिनर को भी कहीं ना कहीं मदद करता है, इवन बैट्समैन को भी मदद करता है। वहां पे लंबे टारगेट स्कोर्स बनाए हैं पहले टीमों ने, जितने भी मैचेस हुए हैं। तो बैटिंग के लिए काफी अच्छा विकेट है वो। और शुरुआत के एक दो दिन पेस बॉलर्स को भी मदद रहती है वहां पे। तो आपको क्या लगता है कि चार स्पिनर, वही मैं वापस से आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि दो पेस बॉलर इंडिया को खिलाने चाहिए या चार स्पिनर के साथ जाना चाहिए? मैं तो सोच, अगर टर्निंग ट्रैक है तो 4 स्पिनर से साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं आ रहा सिराज का। क्योंकि मतलब लास्ट में देखा तो उनके स्पिनर ने 33 विकेट लिए और इंडियन के स्पिनर 23 विकेट ही लिए। तो एक्स फैक्टर ऑब्वियसली बुमराह ही रहा दोनों टेस्ट मैच में। और एवरेज भी काफी ऊपर रहा है इंडिया के स्पिनर्स का इंग्लैंड के स्पिनर से। वो तो एक्स फैक्टर रहा बुमराह, नहीं तो इंडियन फंस जाता इंडियन टीम। तो मेरे हिसाब से भी दो फास्ट बॉलर ही खिलाने चाहिए। और दो नहीं, एक। नहीं, मैं तो चाहूंगा कि दो फास्ट बॉलर खेलें, क्योंकि सिराज को एक मैच के बेसिस पे हम ऐसे लाइक साइडलाइन नहीं कर सकते। और सिराज मैच विनर है वो। इंडियन मैनेजमेंट टीम तो दो फास्टर से साथ ही जाएगी, बुमराह और और सिराज की काबिलियत पे किसी को शक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा बॉलर है, उसने परफॉर्म भी किया है। एक टेस्ट मैच खराब जाने की वजह से मुझे नहीं लगता कि और उन्हें टीम से बाहर निकालना और चाहिए। खिलाने भी दो ही चाहिए, क्योंकि ओनली आपको इंडिया में भी नहीं देखना, बाहर भी देखना है। अगर आप सारे मैचों में एक एक करके बिठाते जाओगे और नए नए ट्राई करते रहोगे तो बॉलर बनेगा कैसे? तो वही बात है कि इंडिया, मुझे भी लगता है कि शायद वैसे ही वापस से दो फास्ट बॉलर के साथ जाएगा और वही सेम टीम फर्स्ट ही फर्स्ट स्ट्रैटेजी टेस्ट मैच रहेगी। की, वही सेम टीम जाएगी। मुझे लगता है कुलदीप यादव को रेस्ट दे देंगे, वो हो सकता है। हो प्लेइंग सकता है। प्लेइंग 11 में नहीं आएगा। तो गाइज, आज की जो खबरें थी वो क्रिकेट से रिलेटेड, वो यही सब खबरें थी। उसके अलावा एक और खबर जो कल बहुत इंटरेस्टिंग थी वो ये थी कि ग्लैन मैक्सवेल ने, आपके चहीते ग्लैन मैक्सवेल ने कल पांचवा शतक ठोका है वेस्ट इंडीज, मतलब ओवरऑल T20 क्रिकेट में कल पांचवा उनका वेस्ट इंडीज के खिलाफ आया। लेकिन उन्होंने 55 बॉलों पे कल 120 रन बनाए। तो वो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि अब उन्होंने रोहित शर्मा की बराबरी कर ली है T20 में मोस्ट शतक मारने के हिसाब से। तो विकल भाई, क्या लगता है कि ग्लेन मैक्सवेल ने कल कैसा खेला? आपके क्या व्यूज हैं उस पर? और मैक्सवेल ने तो 2-3 छक्के रिवर्स स्विंग में मारे हैं। हाँ, कमाल शॉट मारे थे। कमाल शॉट है वो। और अपन ने वर्ल्ड कप में भी देखा था कि वो एक तरफा ही अगर फॉर्म में रहते हैं तो एक तरफा ही मैच साइड कर देते हैं। तो वो T20 के लिए तो बेस्ट प्लेयर हैं। और मुझे तो लगता है आरसीबी के लिए भी गुड न्यूज है कि मैक्सवेल फॉर्म में। बहुत सही बात कह रहे हैं आप, क्योंकि कल मैक्सवेल से भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था तो उन्होंने बोला कि अब उन्होंने भी अपना बैटिंग स्टाइल चेंज किया है, और जैसा कि आजकल T20 में रिक्वायरमेंट है, तो उसी हिसाब से वो बैटिंग में अपने चेंजेस कर रहे हैं, अपने स्टाइल में उन्होंने चेंज किया है। और उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने इन 3-4 सालों में अपनी बैटिंग को और डेवलप किया है ताकि वो आज की T20 क्रिकेट से मैच कर पाए। तो उनके लिए भी ये बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस था। और मुझे ऐसा लगता है कि अब हर प्लेयर को, चाहे किसी भी टीम का हो, किसी भी कंट्री का हो, उसको अब T20 में अपना बैटिंग स्टाइल बदलना ही पड़ेगा अगर आपको वो सक्सेस। इंटेंट के साथ खेलते हैं, वो पॉजिटिव इंटेंट के साथ खेलते हैं। अफगानिस्तान में मुझे लगता है वर्ल्ड क्रिकेट की ऐतिहासिक पारी खेल चुके हैं वो पहले ही। जो पारी अब मुश्किल से ही आएगी। हाँ, वो बहुत शानदार पारी थी, नो डाउट। जो उन्होंने पारी खेली है वो शायद वंस इन अ लाइफ टाइम वाली पारी खेल दी थी उन्होंने। तो क्रिकेट की खबरों में आज के लिए, आज के दिन में बस यही हमारे पास खबरें थी। अगर कोई नई खबर अपडेट होती है हमारे पास, या कोई और नई खबर हमें मिलती है, तो हम वापस से आप लोगों को कनेक्ट करेंगे। और जाने से पहले विकल भाई, प्लीज आपका मैसेज। प्लीज गाइस, सब लोग सब्सक्राइब करो और अपने फैमिली मेंबर को भी दो। और हमारे 99 सब्सक्राइबर हुए हैं तो जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कर दो। और अपने कमेंट लिखो और हमसे ज्वाइन हो। जितना आप ज्वाइन होंगे उतनी हमारी फैमिली बढ़ेगी। बिल्कुल गाइस, थैंक यू सो मच। आपने, जितने भी हमारे चाहने वालों ने, हमारे दोस्तों ने, और हमें लाइक करने वालों ने, जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है, उनको थैंक यू सो मच।
और प्लीज आप ये चैनल शेयर करें, खूब ज्यादा लाइक करवाएं, सब्सक्राइब और हमें सजेशन दे, करवाएं। हर चीज के लिए जो भी हर नोट चीज करते के लिए हो हमें क्या। सजेशन दें, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, क्योंकि हमसे भी गलती हो सकती है। आफ्टर ऑल वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। सो जो भी हमारी गलती लगे, जो भी हमारे में इम्प्रूवमेंट आपको लगे, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट के थ्रू बताइए, आप हमें कॉल के थ्रू बताइए, आप हमें कनेक्ट करके बताइए। तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड मेक श्योर कि आप पूरी पूरी दुनिया में फैला दो यार, मतलब पूरे जिस जगह आपको दिखे वहाँ पे हमारे चैनल को फैला दो। जहाँ दिखे मोबाइल जिसका, वहाँ पे सब्सक्राइब हमारे चैनल को करवा दो। तो और हम हम बहुत हेल्पफुल। आप क्रिकेट लड़कियों के लिए या ये जो यंगस्टर हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं उनकी स्ट्रेंथ के लिए हम ट्रेनर से भी आपकी बात कराएंगे, डॉक्टर से भी बात कराएंगे। अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम क्रिकेट ग्राउंड में भी जाके आपको दिखाएंगे, स्ट्रेंथ के लिए जिम में जाके आपको बताएंगे, और डॉक्टर से नए आपको तरीके बताएंगे कि अपनाएंगे। डाइट। और और हम कई अपने यहाँ पे मंच पे कई लोगों को हम बुलाएंगे भी, जो क्रिकेट से रिलेटेड जो भी हेल्पफुल रहेगा उसके लिए हम कई लोगों को इनवाइट भी करेंगे। और उनसे जानेंगे कि क्रिकेट खेलने के लिए, क्रिकेट समझने के लिए, क्रिकेट को पूरी तरीके से समझने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी रहती है। तो वो हम श्योरली आपको अपने गेस्ट से मिलवाएंगे और उनके थ्रू आपको वो नॉलेज दिलवाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग गाइस, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू विकल भाई। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद जय भारत गाइस, थैंक यू।